गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 15 ऑफ दिसंबर पे हम पहुंच चुके हैं और 15 ऑफ दिसंबर बताएं किस दिन के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल टी जो है वो 15 ऑफ दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए, तो यहाँ पे आज हम द हिंदू और पीआईबी से 10 टॉपिक्स जो डिस्कस करेंगे और उनको डिस्कस करेंगे हम एमसीक्यू के थ्रू, ताकि प्रीलिम्स के अंदर आपकी हेल्प हो। 10 क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन होने वाला है एनएफएचएस के बारे में, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में। इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर ईएफटी के बारे में देखेंगे, देन स्वाधीनता सड़क के बारे में देखेंगे क्या है ये, नाइजीरिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्लाइमेट एम्बिशन समिट क्या होता है इसके ऊपर क्वेश्चन एक बनाया हुआ है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जिक्र किया था न्यूज़पेपर के अंदर, इसके बारे में एक क्वेश्चन है वो देखेंगे। इंडियन मोरेन ग्रासेस क्या होती है इसके ऊपर भी एक आर्टिकल दिया गया था, तो यहाँ पे क्वेश्चन इसके ऊपर बनाया गया है। सैन इसिद्रो मूवमेंट क्या था इसको भी यहाँ पर एक एमसीक्यू के थ्रू हम डिस्कस करने वाले हैं। और फाइनली डिस्कस करेंगे तीवा ट्राइब्स के बारे में। चलिए, आपका कोई भी डाउट होता है तो आप @prince_luthra पे मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं और अपने डाउट्स को रिजोल्व करा सकते हैं। चलिए, नई स्टूडेंट्स को वेलकम कर लेते हैं एक बार। तो रिसेंटली किरण कुमारी ने, एमडी ने, अराजित बेहरा ने, राहुल जैन एंड दर्शना बोरकर ने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है। प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो गाइडेंस प्रोग्राम है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं exam.netmonk.com के ऊपर। और शुरुआत करते हैं कोटेशन के साथ। 20 years from now you will be more disappointed by the things that you did not do than by the ones you did do। तो यहाँ पे बेसिकली यूपीएससी के अंदर इसे कैसे अप्लाई करना है, द कोटेशन इज सेइंग कि अगर आप अभी भी डाउटफुल है कंसर्निंग दिस एग्जाम, देखिए यूपीएससी के अंदर इसको इस तरीके से अप्लाई करेंगे। अगर आप अभी भी डाउटफुल है कि यूपीएससी एग्जाम आपके लिए है या नहीं है और सोच रहे हैं कि शायद आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, यू बेटर गिव इट। देखिए, क्योंकि आज से बहुत साल के बाद आपको लगेगा अगर आपने एग्जाम नहीं दिया कि काश मैंने दे दिया होता, काश मैंने इस एग्जाम को एक बार तो एटलीस्ट अटेम्प्ट कर लिया होता, हो सकता है मेरा हो जाता, या फिर एक और अटेम्प्ट दे दिया होता, हो सकता है मेरा हो जाता। तो यहाँ पे क्विट करने का टाइम नहीं है। अगर आपके पास अटेम्प्ट पड़ा है, अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या 50-50 श्योर है, अभी भी कुछ सर्टेन डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां पे मैं आपको कहूंगा कि अगर आप डाउटफुल हैं स्टिल यू डू इट। अदरवाइज क्या होगा, जब टाइम निकल जाएगा उसके बाद फिर पछताना पड़ेगा, उसके बाद फिर लगेगा कि काश मैंने ये चीज कर ली होती, काश मैंने वो एग्जाम दे दिया होता। इसको आप किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बार काफी सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि सर क्या प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट सीरीज उन्हें अटेम्प्ट करनी चाहिए या फिर आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अगेन वहां पे मैं यही कहूंगा, क्योंकि बार बार मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ही ये चीज बताता हूं कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट आप मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो देना शुरू करें। अगर आपको कुछ महीने हो चुके हैं तैयारी करने के, और मेंस आंसर राइटिंग तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से ही कर सकते हैं, पहले दिन से। क्योंकि अभी तक कॉलेज में हम करते क्या है, यही चीजें तो करते हैं। हर साल पेपर होते थे, हर सेमेस्टर में पेपर होते थे और उनके हम आंसर राइटिंग करते थे। तो आंसर राइटिंग स्किल तो हमारे पास है ही। तो ऐसा नहीं हो आज से 1-1.5 साल के बाद जब मेंस एग्जाम आपको देना होता है, प्रीलिम्स आपका बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक हो जाता है और अब आपके सामने आती है मेंस की एक चुनौती, और तब आपको ये नहीं लगे कि काश मैंने 1 साल पहले से मेंस आंसर राइटिंग कर ली होती और आज मेरे पास टाइम नहीं है अपनी आंसर राइटिंग को इंप्रूव करने का, वो मेरी आंसर राइटिंग अभी तक इंप्रूव हो गई होती। तो ये जो काश वर्ड है ये काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है इन फ्यूचर में। एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, इस टाइम पर एट दिस स्टेज आपके पास हमेशा 2 ऑप्शन रहेंगे। एक तरफ तो रहेगा आपके पास मनी का ऑप्शन रहेगा, और दूसरी तरफ आपके पास ऑप्शन रहने वाला है टाइम का। और बहुत बार आपको इसमें चुनना पड़ेगा। बहुत बार जब मैं एग्जाम दे रहा था, बहुत ज्यादा कई बार पैसे एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा हो जाता था, तो मुझे भी सोचना पड़ता था। लेकिन मैंने हमेशा कोशिश करी कि जहां पर भी मेरा टाइम बचता था मैं टाइम बचाऊं। मतलब जो मेरा वेटेज होता था, मेरी प्रायोरिटी होती थी वो टाइम बचाना होती थी मनी के लिए। मनी सेकेंडरी होती थी, ऑफकोर्स इट वाज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट, बट टाइम जो था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आपके जो आज के टाइम पे डिसीजन होने चाहिए ड्यूरिंग यूपीएससी प्रिपरेशन, आप टाइम को ज्यादा वैल्यू दे कंपेयर टू मनी। ठीक है, तो अगर आपको लगता है आप अपने काम को डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, जैसे एक हाउसवाइफ का मेरे पास फोन आया, उन्होंने बताया कि उनके 5 से 6 घंटे जो है घर के कामों में निकल जाते हैं, तो उस चीज को सेव किया जा सकता है ना, क्योंकि ये काम आप किसी और से भी करा सकते हैं उसको पे करके। तो हियर योर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 5 से 6 घंटे जो आप लूज कर रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 10 से 20 हजार किसी को पे कर सकते हैं वो सारे घर के काम करने के लिए जो आप किसी दूसरे से करवा सकते हैं। अगर देखिए फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो मैं समझ सकता हूं उस चीज के लिए, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं भी होता है, फाइनेंशियल कंडीशन सही होती है, बट आपको यहां पर टाइम जो है उसको ज्यादा तवज्जो देनी है।
उसी तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर डिस्काउंट कूपन कब आएगा, हम तब इस सीरीज को सब्सक्राइब करेंगे। तो अगेन मैं ये कहूंगा कि अभी आपके लिए टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए मनी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वो टाइम होना चाहिए। सो डू नॉट वेट कि नेक्स्ट डिस्काउंट कब आएगा कब नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि कोई सीरीज आपको हेल्प कर सकती है, स्टार्ट डूइंग इट। क्योंकि अगर मान लीजिए आप सिर्फ इस चीज की वजह से अपना एक महीना लूज कर देते हैं, तो वो एक महीने की कीमत जो है वो आप नहीं मेजर कर सकते पैसे के अंदर। तो मैं तभी आपको कह रहा हूं कि आप अपना 100% टाइम जो है जितना भी दे सकते हैं वो इस एग्जाम को दीजिए, 100% एनर्जी इस एग्जाम को दीजिए और 100% डिटर्मिनेशन इस एग्जाम को दीजिए। आपका एग्जाम ऐसा हो ही नहीं सकता है ना हो। तो होता क्या है, प्रॉब्लम ये होती है कि या तो हम एनर्जी दे देते हैं, टाइम नहीं देते हैं, या फिर डिटर्मिनेशन हमारा कम होता है। लेकिन अगर अपना टाइम, एनर्जी, डिटर्मिनेशन सारी चीजें इस एग्जाम को दे देते हैं, ये आपका एग्जाम क्रैक होने ही वाला है। ये चीज अपने जहन में बिठा लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे मार्किंग स्कीम के बारे में बात करी जाए तो आपको 6 या 6 से ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो स्कोर करने होते हैं टू बी इन द सेफ जोन, आपको करेक्ट करने हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ऊपर, जो कि शॉर्ट में कहा जाता है NFHS। ठीक है, तो आप करें इसको अंडरलाइन, सबसे पहले जो टॉपिक होता है आपके क्वेश्चन के अंदर, और फिर जो चीज पूछी गई है करेक्ट इनकरेक्ट उसको डाली सर्कल के अंदर। अब देखते हैं, द फर्स्ट राउंड ऑफ NFHS वॉज कंडक्टेड इन अर्ली 90s। तो अर्ली 90s में इसका पहला राउंड कंडक्ट किया गया था, हो सकता है। इट अल्टीमेटली सीक्स टू हेल्प द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू फ्रेम पॉलिसी। तो ये बताया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को हेल्प किया जाता है सर्वे के द्वारा, हो सकता है। सर्वे कलेक्ट क्या क्या करता है, सर्वे कलेक्ट करता है एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन पॉपुलेशन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, और एम्फोसिस देता है किसके ऊपर, विमेन एंड यंग चिल्ड्रन के ऊपर। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पे रिसेंटली डेटा निकल के आया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 का, और जो रिपोर्ट दी गई है ये दी गई है 2019-20 के लिए। कुछ डेटा मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि हेडलाइन में दिया गया था। एक इंपॉर्टेंट डाटा तो ये था कि 15.5% जिनकी आयु, जिनकी एज 15 साल या इससे ऊपर है, वो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं ड्राई बिहार के अंदर। आप जानते हैं बिहार के अंदर अल्कोहल जो है वो बैन है। उसके बावजूद 15.5% लोग जो है, 15.5% हमारी जो यूथ जो है, खासतौर पे मेन, वो यहाँ पे अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं। ये चीज भी बताई गई है कि 77% विमेन जो बिहार के अंदर है उनके अपने बैंक अकाउंट्स हैं। ठीक है, एंड 51% ऑफ देम यूज मोबाइल फोन्स। तो ये जो डेटा है, पॉजिटिव डेटा भी दिया है, नेगेटिव डेटा भी दिया है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप बिहार से आते हैं, अगर बिहार आपकी पृष्ठभूमि है, तो वहां से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू के अंदर, तो ये सब डेटा आपको तब हेल्प करेगा अपने स्टेट के बारे में जब आपका जिक्र होगा। क्योंकि देखिए, जब भी आप अपना डैफ फॉर्म देते हैं तो वहां पे स्टेट के ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन बनी जाते हैं। मुझसे भी मेरे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस तरीके से क्वेश्चन वहां पर पूछे जाएंगे आपसे। तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड जो है यस 90s में किया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो डेटा होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को काफी हेल्प करता है पॉलिसीज को फ्रेम करने के लिए। साथ में ही इसमें जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो हेल्थ के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर, उनकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर, खासतौर पर विमेन एंड यंग चिल्ड्रन के ऊपर। जैसे कि हमने देखा, विमेन के पास बैंक अकाउंट्स हैं, कितने प्रतिशत, 77% विमेन के पास, और 51% जो है वो यूज करते हैं मोबाइल फोन्स। तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस किया, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, उसकी एक्सप्लेनेशन भी बताई। अब उसके ऊपर अगर आपको बहुत ज्यादा और भी पॉइंट्स जानने हैं तो वो आपको PDF के अंदर मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर मैं चाहूं तो पूरा एक क्वेश्चन को 15 मिनट तक एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसमें इतनी सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारी होती है, बट अगेन क्योंकि ऐसा करेंगे तो हमारा पूरा जो लेक्चर है उसका पर्पस डिफीट हो जाएगा। इसी वजह से मैं कोशिश करता हूं कि 2 से 3 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया जाए। इसके अलावा भी अगर आपको एक्सप्लेनेशन जाननी है तो आप वेबसाइट पे जाके इसकी एक्सप्लेनेशन जो है netmook.com पे जाके देख सकते हैं। वहां पे जितनी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूं उससे भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको वहां पर मिल जाएगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बात करता है NFHS 5 के बारे में। वंस अगेन एक क्वेश्चन है और पूछा गया कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट इसमें क्या है। पहली स्टेटमेंट कहती है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट इज प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस। तो इसके अंदर टेक्निकल असिस्टेंस किसके द्वारा प्रोवाइड करी जा रही है, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा। एंड ICF इंटरनेशनल जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस इसके अंदर दे रही है, ये भी हो सकता है। 67 इंडिकेटर्स जो है इसके अंदर यूज किए जाते हैं इस डेटा के कलेक्ट करने के लिए। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, देखिए, अगर इंडिकेटर्स की बात करी जाए तो यह 67 इंडिकेटर्स जो है वो यूज किए जाते हैं। इनके जो नाम है याद रखने बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है, लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है ये मैंने आपको स्वैप करके दे रखी थी। अगर हम बात करें टेक्निकल असिस्टेंस की तो ये दी जाती है ICF के द्वारा,
एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दी जाती है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा। इस वजह से फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है और आपका आंसर हो जाता है सी। इसके वेरियस डेवलपमेंटल फेजेस देख लीजिए। तो फर्स्ट राउंड मैंने आपको बताया था 90s में किया गया था। सेकंड राउंड जो है वो एट द एंड ऑफ 90s में यहाँ पे देख सकते हैं 2005-6 में इसका थर्ड राउंड आया था। देन 15-16 में फोर्थ राउंड और अभी फिफ्थ राउंड 18-19 के अंदर 7 लाख हाउस होल्ड जो है उसके अंदर कवर किए गए हैं और 67 इंडिकेटर्स जो है उसके ऊपर डेटा को कलेक्ट किया गया है। जैसे कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स बता देता हूं, जैसे कि मैरिज हो गया, एक ही इंडिकेटर है। फर्टिलिटी एक और इंडिकेटर है। फैमिली प्लानिंग, डिलीवरी केयर, वैक्सीनेशन, एनीमिया, डायबिटीज, ये सब इंडिकेटर्स इन 67 इंडिकेटर्स के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आरटीजीएस और नेफ्ट के बारे में बताया गया है और पूछा कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो बेसिकली रोजमर्रा की भाषा में हम आरटीजीएस नेफ्ट जो टर्मिनोलॉजी है यूज करते हैं, लेकिन एज अ सिविल सर्वेंट इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे पूछा गया आरटीजीएस जो है एक ऑनलाइन सिस्टम है जिससे कि पैसा एक एंटिटी दूसरी एंटिटी को ट्रांसफर करती है और ये पैसा स्मॉल से लेकर लार्ज अमाउंट तक हो सकता है। मे बी नेफ्ट के अंदर हाई क्वांटिटी ऑफ मनी जो है एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक को ट्रांसफर करी जाती है। सोचिए इसके बारे में। चलिए, तो यहां पे नेफ्ट के बारे में बहुत बार आपने सुना होगा। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसके अंदर बहुत बार लोगों को कहते सुना होगा, इवन आपने भी कहा होगा कि मैं तुझे नेफ्ट करता हूं। अभी तो खैर यूपीआई आ गया, तो अभी हम लोग यूपीआई कहते हैं, मैं तुझे यूपीआई करता हूं या मैं तुझे गूगल पे करता हूं, इस तरीके से नाम लेते हैं। लेकिन पहले जब यूपीआई नहीं था, ज्यादातर नेफ्ट को ही प्रीफर किया जाता था। छोटे से छोटे अमाउंट को लेकर बड़े से बड़े अमाउंट तक इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाई क्वांटिटी को ही आप भेजेंगे। आरटीजीएस के अंदर हालांकि ये एक कह सकते हैं कंडीशनैलिटी होती है कि जिसके अंदर एक लार्ज अमाउंट को भेजा जाता है। वो लार्ज अमाउंट क्या होता है, अभी एसबीआई की साइड से मैंने एक स्निपेट जो है वो निकाला, मैं आपसे शेयर करूंगा। सो सेकंड और फर्स्ट स्टेटमेंट दोनों ही इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या होगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस देख लीजिए। तो यहाँ पे नेफ्ट की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। यहाँ पे कोई मिनिमम बैलेंस नहीं होता है, हाफ आर्ली बेसिस पे किया जाता है एंड देन स्मॉलर वैल्यूज को भी ट्रांसफर किया जाता है। सेफ्ट हुआ करता था पहले, स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, उसकी जगह पे 2005 के अंदर इसे रिप्लेस किया गया था। और अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होती तो इसके अंदर रिफंड का प्रोविजन भी रहता है। यहाँ पे आरटीजीएस जो है इसके नाम में ही रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट है। मतलब सेटलमेंट जो होती है रियल टाइम में होती है, जो पैसा ट्रांसफर होता है वो रियल टाइम में इंस्टेंटेनियसली होता है, इमीडिएटली होता है। और यहाँ पे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन को किया जाता है। 2004 में इसको लेके आया गया था। अब देखिए बेसिक डिफरेंस। तो यहाँ पे नो मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम 10 लाख है। आरटीजीएस के अंदर मिनिमम 2 लाख है और मैक्सिमम 10 लाख। तो यहाँ पे हाई अमाउंट होता है और यहाँ पे स्मॉल अमाउंट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज फ्रॉम द एसबीआई वेबसाइट। और ये जो फिगर्स है ये दे कीप ऑन चेंजिंग। तो हो सकता है अगर आप वीडियो थोड़े टाइम के बाद देख रहे हैं तो हो सकता है ये फिगर अभी तक चेंज हो चुकी हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि स्वाधीनता सड़क को लेकर है। पूछा गया ये किसके बीच में एनविसाज करी गई है कि ये बनाई जाएगी स्वाधीनता सड़क। क्या इंडिया भूटान के बीच में, भूटान बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश, म्यांमार भूटान? सोचिए। चलिए, तो यहां पे अभी रिसेंटली बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर ए के अब्दुल मोमेन, उन्होंने कहा है कि स्वाधीनता सड़क बनानी है किसके बीच में, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। और 26 मार्च 2021 को ये आ जाएगी, ओपन हो जाएगी। और द सेट रोड रिमेन्स फंक्शनल ऑन द इंडियन साइड वाइल इट विल बी कनेक्टेड थ्रू कहां पे, मुजीबुनगर, मेहरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बांग्लादेश। तो वहां पर कनेक्ट करी जाएगी बांग्लादेश के अंदर वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। और ये ऑपरेशनल होने वाली है मार्च 2021 के अंदर। किस किस के बीच में है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। सी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा स्वाधीनता सड़क। अब देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सार्क के अंदर जो कंट्रीज हैं, बताएं इंडिया के उसके रिलेशन कैसे, या इंडिया के रिलेशन अपनी बॉर्डरिंग कंट्री से कैसे है, इंडिया के रिलेशन बिम्स्टेक के साथ कैसे है, या फिर इंडिया के रिलेशन बांग्लादेश के साथ कैसे है। तो वहां पे आप इस चीज का मेंशन करेंगे। तभी मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप अपने नोट्स बनाएं वो इसी तरीके से अपडेट करें। जहां पर भी आपका इंडिया बांग्लादेश का सेक्शन होगा ना, या फिर सार्क का सेक्शन होगा, ऐसी जगह जहां पे इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही उस ब्लॉक के अंदर, उस ग्रुपिंग के अंदर इन्वॉल्व है, वहां पे आप लिख देंगे एक पॉइंट के अंदर स्वाधीनता सड़क। अब जो लोग ऑनलाइन नोट्स बनाते हैं उनके लिए तो ये चीज हो जाती है आसान, क्योंकि वो सर्च में जाएंगे, इंडिया बांग्लादेश सर्च करेंगे, उनको उनके इंडिया बांग्लादेश से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे, सार्क से रिलेटेड नोट्स उनको मिल जाएंगे। लेकिन जो लोग ऑफलाइन नोट्स बनाते हैं उनको थोड़ा सा इसमें जहमत उठानी पड़ेगी, उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ये देखने के लिए कि ये पॉइंट कहां लिखे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन आपके नोट्स की काफी जरूरी होती है। नेक्स्ट टाइम अगर आप अपने इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के अंदर स्वाधीनता सड़क लिख देते हैं, या फिर इंडिया के रिलेशन उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज के साथ कैसे, और उसके अंदर इंडिया बांग्लादेश का जो सेक्शन होगा उसके अंदर स्वाधीनता सड़क के बारे में जिक्र कर देते हैं,
देते हैं। तो ये चीज आपको रिवीजन करते हुए भी याद आएगी और एग्जाम में लिखने के लिए भी याद आएगी, और वहां पे एक मेजर डिफरेंस होगा आपके आंसर में, क्योंकि आपने वो सारे पॉइंट्स लिखे होंगे जो पिछले एक साल में उन कंट्रीज के साथ हुए हैं जो कि आपकी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। आपके कंपेटिटर जो होंगे वो सोच रहे होंगे कि अब इंडिया बांग्लादेश के साथ क्या हुआ था, क्या लिखूं मैं इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर। लेकिन आपको पता है कि स्वाधीनता सड़क अभी अभी यहां पर लॉन्च करी गई थी और इसको यहां पर मेंशन किया जा सकता है। यही एक डिफरेंस होता है एक सक्सेसफुल कैंडिडेट में और एक नॉन सक्सेसफुल कैंडिडेट में, क्योंकि यहां पे किस तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, अप्रोच क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, वो इंपॉर्टेंट होती है। आपने अपने नोट्स बहुत ध्यान से बनाए, इसी वजह से उसको रिवीजन करने में आसानी हुई, इसी वजह से एग्जाम में लिखने में आसानी हुई। जिस व्यक्ति ने अपने नोट्स ध्यान से नहीं बनाए तो ऑफकोर्स रिवीजन के टाइम में उसको स्वाधीनता सड़क पढ़ने को नहीं मिलेगा और एग्जाम में लिखने को भी नहीं मिलेगा, और यहां पे आएगा डिफरेंस आपके आंसर में और आपके कंपेटिटर के आंसर में। तो ये चीज जो है प्लीज इसको फॉलो करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नाइजीरिया को लेकर है, पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेबरिंग कंट्रीज ऑफ नाइजीरिया। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए, आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। बेसिकली मैप रिलेटेड क्वेश्चन है। नाइजर जो है वो नॉर्थ में है नाइजीरिया के, हो सकता है चैड इसके वेस्ट में है, ये भी हो सकता है, और गल्फ ऑफ गिनी जो है वो इसके साउथ में है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पे सबसे पहले तो हंड्रेड्स ऑफ नाइजीरियन स्टूडेंट्स जो है दे आर मिसिंग आफ्टर गनमैन अटैक्ड अ सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, ये पूरा इंसिडेंस था। अब ये जो इंपॉर्टेंट हो जाता है चीज, ये हो जाती है टेररिज्म वाले टॉपिक के ऊपर। वहां पे आप इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को मेंशन कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है नाइजीरियन लोकेशन, नाइजीरिया की लोकेशन। तो नाइजीरिया के नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में नाइजर है, ईस्ट में चैड है, साउथ में आपका गिनी है, एंड देन वेस्ट में बेनिन है। तो आप देखते हैं यहां पर नाइजर के नॉर्थ में था, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। चैड कहां पे था, चैड इसके ईस्ट में था, ना कि वेस्ट में, और गल्फ ऑफ गिनी इसके साउथ में है, बिल्कुल करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, मैप रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखने, और जब आप नाइजर को देख रहे हैं तो आसपास देख लीजिए, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक भी है यहाँ पे, लैंडलॉक्ड है, देन बुर्किना फासो लैंडलॉक्ड है, ऊपर माली है, बेनिन है यहाँ पे, और देन टोगो, घाना एंड कोट दे आइवरी। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, क्रैक यूपीएससी एग्जाम की सीरीज के बारे में मैं आपको 30 to 40 सेकंड्स में बता देता हूं। तो इसके अंदर बेसिकली आपको मिलने वाले हैं सारे सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी इसमें कवर की जाएगी, और सारे सब्जेक्ट्स की जो बेसिक बुक्स होती है वो आपकी इसके अंदर कवर करी जानी है। इसके अंदर बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इसके अंदर आपको डे वाइज प्रिपरेशन करने का मौका मिलता है। तो आपको करना क्या है, आपको डे 1 पे जाना है, वहां पर जो लेक्चर है उसे ओपन करना है, और उसके अंदर आपको दिए होंगे असाइनमेंट्स जो कि 4 से 5 घंटे के असाइनमेंट्स रहने वाले हैं। आप उनको इजीली एक दिन के अंदर कवर कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर आप डे 2 पे जाएंगे, डे 3 पे जाएंगे। यहाँ पे एवरीडे बेसिस पे जो है, जो वीडियोज है और जो क्विजेज है, जो पीडीएफ है, जो नोट्स है, आपके जो माइंड मैप्स है, वो अपडेट किए जा रहे हैं। सो इवेंचुअली यू विल गेट अराउंड 1000 के आसपास वीडियोज, क्विजेज, पीडीएफ, ये सभी चीजें आपको यहां पर मिलने वाली हैं। तो इसमें जो शेड्यूल है एक तरीके से ऑलरेडी बना हुआ है। आपको अपनी सेल्फ स्टडी के लिए भी इसमें काफी टाइम मिलने वाला है, उस चीज को लेकर बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ऑप्शनल के लिए भी आपको टाइम मिलेगा, बिकॉज इस पूरे असाइनमेंट के अंदर आपको 4 से 5 घंटे ही एवरीडे बेसिस पे देने हैं। इसमें टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट भी कराए जाते हैं, तो मॉक टेस्ट की तैयारी भी आपके होने वाली है। और इस सब के अलावा आपको जो सीरीज है मेंस आंसर राइटिंग असाइनमेंट, वो एवरीडे बेसिस पे दिया जाता है। देखिए, एग्जाम के अंदर प्रीलिम्स मेंस दोनों इंपॉर्टेंट है अगर आप इंटरव्यू तक जाना चाहते हैं। तो कोशिश इसमें यही करी गई है कि प्रीलिम्स के लिए आपकी सारी एनसीईआरटीज कवर करी जाए, प्रीलिम्स के लिए आपकी बेसिक बुक्स जो है वो कवर करी जाए, मेंस के लिए आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाए पीडीएफ के अंदर, माइंड मैप्स के थ्रू, ताकि मेंस के अंदर आपकी हेल्प हो। एट द सेम टाइम आपको डेली आंसर राइटिंग जो है वो भी प्रोवाइड करी गई है मॉक टेस्ट सीरीज के साथ साथ, ताकि प्रीलिम्स की भी एवरीडे बेसिस पे प्रैक्टिस हो, मेंस की भी एवरीडे बेसिस पे प्रैक्टिस हो। देखिए, जो एग्जाम है यूपीएससी का, इट इज ऑल अबाउट रिविजन एंड प्रैक्टिस। चीजें बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, हर किसी के पास वही बुक्स होती है, एनसीईआरटी बुक्स होती है, पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत होती है, पढ़ते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब रिवीजन की बारी आती है तो बहुत कम लोग रिवाइज करते हैं। क्विजेस प्रैक्टिस करने की बात आती है तो बहुत कम लोग इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं। जब आंसर राइटिंग की बात आती है बहुत कम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो बुक्स सबने पढ़ ली, लेकिन ये जो मेन प्रोसेस है उस पूरी इंफॉर्मेशन को जो आप अपने माइंड के अंदर लेके गए उसको बाहर निकालने का, वो काफी कम लोग करते हैं। इसी वजह से एग्जाम जो है वो नहीं हो पाता है। तभी यहां पर इस चीज के ऊपर ध्यान दिया गया कि हर दिन आपको कम से कम 3-4 क्विजेस जो है वो दिए जाए, और वीकली बेसिस पे आपका जो मॉक टेस्ट होने वाला है वो भी यहां पे लिया जाए। डेली बेसिस पे आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाए, वो भी इसके अंदर एडेड कंपोनेंट है। तो आप इसके जो सैंपल वीडियोस हैं उसको चेकआउट कर सकते हैं, सो दैट यू कुड गेट एन आइडिया कि क्लास लेक्चर्स कैसे होने वाले हैं, ताकि आप इस चीज के बारे में डिसाइड कर सके कि कोर्स आपको किस तरीके से एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प कर सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है क्लाइमेट एम्बिशन समिट के बारे में। पूछा गया क्लाइमेट एम्बिशन समिट के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है।
पहली स्टेटमेंट कहती है 5th एनिवर्सरी ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज को ये मार्क करता है। हो सकता है ये को कन्वीन किया गया किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन, यूके सीओपी प्रेसिडेंसी एंड फ्रांस के द्वारा। ये भी हो सकता है इंडिया ने प्लेज किया है कि क्लाइमेट फाइनेंस कंट्रीब्यूशन जो है वो हम अपना डबल कर देंगे। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, क्लाइमेट एम्बिशन समिट CAS 2020 जो है, कहा गया यहां पे इंडिया विल एक्सीड पेरिस एग्रीमेंट टारगेट्स। तो यहां पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये स्टेटमेंट दी है कि जो पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट है इंडिया उसको एक्सीड कर लेगा। काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दी गई है, तो एग्जाम के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पे यस 5th एनिवर्सरी को मार्क किया गया है, तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। को कन्वीन किया जाता है यूएन के द्वारा, यूके सीओपी प्रेसिडेंसी एंड फ्रांस के द्वारा, ये भी करेक्ट है। और यहां पे इंडिया ने डबल नहीं करने के लिए कहा है, यहां पे यूके ने कहा है कि हम करेंगे डबल इट्स क्लाइमेट फाइनेंस कॉन्ट्रीब्यूशन टू USD 15.5 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन होने वाला है, यूके का जो कंट्रीब्यूशन होने वाला है वो 15 USD बिलियन होने वाला है अगले 5 सालों के अंदर। तो तीसरी स्टेटमेंट गलत होने की वजह से आंसर विल बी डी। ध्यान रखिएगा, क्लाइमेट के ऊपर क्वेश्चन था। तो ये जो क्वेश्चन था आपका PIB से बनाया गया था। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर द हिंदू के साथ PIB भी कवर करो, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि द हिंदू को ही नहीं कवर किया जाता, द हिंदू के साथ साथ PIB को भी, गवर्नमेंट वेबसाइट्स को भी, RSTV को भी कवर किया जाता है। सो दिस क्वेश्चन वॉज फ्रॉम द PIB। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर है। ध्यान रखने की बात यह है कि आपसे इनकरेक्ट पूछा है। पहली स्टेटमेंट कहती है ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी होती है, ये जितनी भी ट्रांजैक्शन इसके ऊपर करी जाती है उसको वैलिडेट करता है ताकि सिस्टम को सिक्योर और रिलायबल बनाया जा सके। जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उसको ऑथराइज किया जाता है माइनर्स के द्वारा, एंड द ट्रांजैक्शंस इम्यूटेबल एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम थ्रेट एंड हैकिंग। जो ट्रांजैक्शंस होती है उनको हैकिंग से भी यहां पर बचाया जाता है। इट एक्सेप्ट्स द नीड ऑफ एनी थर्ड पार्टी और सेंट्रल अथॉरिटी फॉर पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन। इसके अंदर ये एक्सेप्ट करता है किसी थर्ड पार्टी की नीड की, सेंट्रल अथॉरिटी की, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन के लिए, ताकि उसको वेरीफाई किया जा सके। हो सकता है, सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का अभी तक हम बैंकिंग के अंदर इसका इस्तेमाल पढ़ते थे, और अभी एक नया जो डेवलपमेंट निकल के आ रहा है वो ये है कोविड-19 के टाइम पे जो एग्जामिनेशन है, काफी सारी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस वो कह रहे हैं कि पेन पेपर की जगह हम ऑनलाइन मोड में इवैल्यूएशन करेंगे, और वहां पर ऑनलाइन मोड ऑफ इवैल्यूएशन के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफी हेल्प कर सकती है। ये चीज ध्यान रखिएगा दैट देयर इज नो नीड ऑफ थर्ड पार्टी। वो इस चीज की बेस्ट, आप कह सकते हैं फीचर है, इस टेक्नोलॉजी का बेस्ट फीचर है कि थर्ड पार्टी ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं होती है इसके अंदर। इट डिस्कार्ड्स द नीड ऑफ एनी थर्ड पार्टी और सेंट्रल अथॉरिटी फॉर पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन। इसमें सेल्फ वेरीफाइड ट्रांजैक्शंस ही होती है। तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। क्या इसके थ्रू जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको वैलिडेट किया जाता है जिससे कि पूरा का पूरा सिस्टम सिक्योर और रिलायबल होता है? बिल्कुल करेक्ट है पहली स्टेटमेंट आपकी। और इसके अंदर जो माइनर्स होते हैं, ऑल द ट्रांजैक्शंस, वो माइनर्स के द्वारा, मतलब पीयर टू पीयर जब ट्रांजैक्शन होती है, मेरे और आपके बीच में ट्रांजैक्शन हुई, सो हम लोग ही उसे वेरीफाई करते हैं, थर्ड पार्टी का ऑथराइजेशन नहीं चाहिए होता है, जिससे कि पूरा का पूरा सिस्टम हैकिंग से बच जाता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताएं। बी होगा आंसर? नहीं, आपसे पूछा था कि इनकरेक्ट कौन सा है, सो सी विल बी द आपका इनकरेक्ट आंसर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है इसके ऊपर एक आर्टिकल बनाएंगे 5 to 10 मिनट्स का, जिसके थ्रू एग्जांपल के साथ मैं आपको एक पूरा का पूरा सिस्टम समझाने वाला हूं। फिलहाल के तौर पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में इतना ही चीज ध्यान रखिएगा, जो स्टेटमेंट्स के अंदर चीजें आपको बताई गई हैं। इसकी एप्लीकेशन बैंकिंग के अंदर तो पहले भी थी, और अभी एजुकेशन एरिना के अंदर भी इसकी जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है वो बहुत जल्दी आने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8, जो कि किस चीज के बारे में पूछा गया है। शीमम जनार्थनमई, तो बेसिकली ये साइंटिफिक नेम है, इसके बारे में पूछा गया कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। इट इज अ टफ नोवल स्पीसीज ऑफ इंडियन मोरेन ग्रासेस। तो ये एक पर्टिकुलर ग्रास की कोई स्पीसीज है, हो सकता है। इट इज डिस्कवर्ड फ्रॉम प्लेटूज ऑफ ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट के प्लेटूज में ये पाई जाती है। इट ग्रोज ऑन लो एल्टीट्यूड लेट्रियाटिक प्लेटूज, तो लो एल्टीट्यूड लेट्रियाटिक प्लेटूज के ऊपर ये पाई जाती है। रिसेंटली न्यूज में थी, क्यों थी वो भी बताऊंगा, बट पहले आंसर सोचिए। चलिए, तो जब इस तरीके का कोई स्पीसीज मिलता है, कोई प्लांट या कोई एनिमल जो है वो पाया जाता है, तो वो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी बायोलॉजी वाले सेक्शन में पाया जाता है। तो वहां पर आपका जो क्वेश्चन है बन के आ सकता है। रिसेंटली रिसर्चर्स जो कि अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे से हैं, उन्होंने ये नई स्पीसीज जिसका नाम है एसिमम जनार्थनमई, इसको फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर आ सकता है, इज इट द टफ नोवल स्पीसीज ऑफ इंडियन मोरेन ग्रास? तो यस, इंडियन मोरेन ग्रासेस का ये एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, और ये लो एल्टीट्यूड लेट्रियाटिक प्लेटूज के ऊपर ग्रो किया जाता है, और ये पाया गया है वेस्टर्न घाट गोवा के आसपास। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट ऑफ गोवा में ये जो पर्टिकुलर मोरेन ग्रास है इसको पाया गया है, नॉट ऑन द ईस्टर्न घाट। ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी। तो इस तरीके की चीजों की एप्लीकेशन, इस तरीके की चीजों की लोकेशन
और किस तरीके की ज्योग्राफिकल कंडीशन में ये पाई जाती हैं, वो चीजें जरूरी होती है, खासतौर पर ऐसी स्पीसीज जो कि रिसेंटली फाइंड आउट किए गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं। कुछ इस तरीके से दिखता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। सैन इसिद्रो मूवमेंट किस कंट्री से एसोसिएट करता है, जल्दी से मुझे बताएं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन पे, लाइव सेक्शन पे जाकर इसका आंसर करें। चलिए, जो मूवमेंट है सैन इसिद्रो, इसे कहते थे मूवमिएंतो सैन इसिद्रो। ये 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था और स्टेट सेंसरशिप के अगेंस्ट में क्यूबा के अंदर स्टार्ट किया गया था। अभी रिसेंटली इसका मेंशन किया गया था। और जब भी सेंसरशिप की बात करी जाती है, स्टेट सेंसरशिप की बात करी जाती है, आर्टिस्टिक वर्क की हो या फिर किसी दूसरे तरीके से स्टेट आपकी अथॉरिटी को कर्टेल करने की कोशिश करता है, तो वहां पे कैरिबिया का ये मूवमेंट जो है वो मेंशन किया जा सकता है। इस तरीके से आप लिखते हैं मेंस के आंसर्स। ठीक है, तो मेंस के आंसर्स में अगर क्वेश्चन आता है किस चीज के ऊपर, आपके स्टेट की सेंसरशिप के ऊपर, तो वहां पे इस मूवमेंट का जिक्र किया जा सकता है और क्यूबा का जो केस स्टडी है वो भी मेंशन किया जा सकता है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, रिसेंटली न्यूज में मेंशन किया गया था। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि तीवा ट्राइब्स को लेकर है, पूछा गया तीवा ट्राइब्स को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है दे लिव बोथ इन द हिल्स एंड प्लेन्स ऑफ असम एंड मेघालय स्टेट। कहां पे रहते हैं, हिल्स के अंदर भी रहते हैं, प्लेन्स के अंदर भी रहते हैं, असम और मेघालय दोनों जगह पर। दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स विद इन द स्टेट ऑफ मेघालय। तो मेघालय के अंदर उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का जो दर्जा है वो मिला हुआ है। देन खिलचावा फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है उनके द्वारा जब हार्वेस्ट सीजन जो होता है वो पास आ जाता है। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, देखिए यहां पे होता है कि झूम कल्टीवेशन को भी प्रैक्टिस किया जाता है। अगर आपने 200 डेज की जो मेरी सीरीज फॉलो कर रहे हैं आप, तो वहां पे आपको याद होगा हिस्ट्री के अंदर अभी हमने झूम कल्टीवेशन जो था उसको डिस्कस किया था कि कैसे अंग्रेजों ने आके झूम कल्टीवेशन को पूरा का पूरा कर्टेल कर दिया था और रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर ट्राइबल्स को जो उनका ट्रेडिशनल झूम कल्टीवेशन होता था वो करने के लिए मनाही कर दी थी। आप देखते हैं उसी से मिलती जुलती चीजें। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं करंट को कनेक्ट कर रहा हूं आपके स्टैटिक के साथ, जो कि काफी लोग पूछते हैं कि ये चीज कैसे करी जाती है। देखिए धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ये चीज आ जाएगी, लेकिन एट द सेम टाइम आपको वेरियस डायरेक्शन के अंदर सोचना पड़ेगा। जैसे ही आपने ट्राइबल कल्चर के बारे में पढ़ा तो आपको ध्यान आना चाहिए कि क्या तीवर ट्राइब जो है वो झूम कल्टीवेशन करती है, तो यस न्यूज में मेंशन किया हुआ है झूम कल्टीवेशन किया जाता है। फिर आपको ध्यान आना चाहिए कि यस हिस्ट्री के अंदर भी मैंने झूम कल्टीवेशन पढ़ा था, वो क्या था। अगर आपको याद आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बुक खोलिए, पढ़िए उसे दोबारा कि झूम कल्टीवेशन क्या था। इस तरीके से आप वेरियस चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विमेन जो है वो पेडी बैग्स जो है वो लेके जा रहे हैं, यहाँ पे झूम कल्टीवेशन किया जाता है, वहां पे पेडी उगाई गई, उनको पेडी को फिर इस तरीके के बैग्स बना के स्टोर करके रख दिया जाता है ताकि लंबे टाइम तक उसको यूज किया जा सके। चलिए, तो यहाँ पे क्या वो हिल्स और प्लेन्स दोनों जगह पे होते हैं असम मेघालय स्टेट के, तो बिल्कुल करेक्ट है। और जो शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा है वो मिला हुआ है उन्हें स्टेट ऑफ असम के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। क्या हार्वेस्ट सीजन के पास उनका कालचेवा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए, जो फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है काचलेवा फेस्टिवल, उसमें से एक फोटो मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से होता है। सो यू कैन सी दिस, सॉरी, सो दिस इज हाउ इट इज सेलिब्रेटेड। अब यहां पे करेंगे हम 2 मिनट के लिए रिवीजन, फिर मैं आपको एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन दूंगा जिसका आपको आंसर करना है, मेंस का क्वेश्चन दूंगा और अपने विनर को यहां पे डिक्लेयर करेंगे। लेकिन इस 2 मिनट के रिवीजन के अंदर मैं आंसर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपसे करूंगा क्वेश्चन, और जिसका आंसर आपको लाइव कॉमेंट सेक्शन में करना है और कॉमेंट सेक्शन के अंदर भी आप कर सकते हैं अगर आप लाइव नहीं देख रहे हैं तो। चलिए जल्दी से बताएं कि एनएफएचएस कब शुरुआत करी गई थी, सबसे पहले कब कंडक्ट किया गया था। यस, यहाँ पे अर्ली 90s के अंदर इसको कंडक्ट किया गया था। देन सेकंड चीज जो मैं आपसे पूछने वाला हूं, ये बताएं किस मिनिस्ट्री को हेल्प मिलती है डाटा के अंदर। यस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को। किस स्टेट का नाम हमने डिस्कस किया था जहां पे 15.5% यूथ जो थी वो एल्कोहल कंज्यूम करते हुए पाए गए थे, इवन दो वहां पर ड्राई स्टेट उस स्टेट को माना जाता है। जल्दी से उस स्टेट का नाम बताएं मुझे। विमेन कितने परसेंटेज वहां पे जो मोबाइल फोन है उसको यूज कर रही है, 51%। बिहार इज द नेम ऑफ द स्टेट। एनएफएचएस 5 के बारे में बात करें तो कितने इंडिकेटर्स होते हैं, जल्दी से बताएं मुझे, और एक दो इंडिकेटर्स के नाम भी बताएं, मैंने आपको बताए थे। यस, 67 इंडिकेटर्स होते हैं इसके अंदर। और आईसीएफ जो है वो टेक्निकल असिस्टेंस देता है, यूएस एजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस यहां पर देती है। तो ये हमने यहां पे डिस्कस किया था। मैरिज, फर्टिलिटी, एनीमिया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये कुछ इंडिकेटर्स मैंने आपको बताए थे। नेफ्ट में मिनिमम अमाउंट क्या होता है, जल्दी से बताएं मुझे। मिनिमम अमाउंट इसमें क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। आरटीजीएस के अंदर मिनिमम अमाउंट क्या था, जल्दी से बताएं। यस, आरटीजीएस के अंदर 2 लाख रुपए मिनिमम अमाउंट होता है, ये मैंने आपको दिखाया था। स्वाधीनता सड़क किसके साथ बनाई जा रही है, इंडिया और भूटान, इंडिया और पाकिस्तान नहीं, इंडिया और बांग्लादेश। ठीक है, करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट नेबरिंग कंट्रीज ऑफ नाइजीरिया। नॉर्थ में क्या था, जल्दी से बताएं, नाइजीरिया के नॉर्थ में क्या था,
नाइजर, ठीक है। तो यहाँ पे चैड इसके ईस्टर्न डायरेक्शन में है, मैप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर हमारा डिस्कशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने डिस्कस किया था क्लाइमेट एम्बिशन समिट के बारे में। पीएम की स्टेटमेंट आई थी, इसी वजह से इंपॉर्टेंट थी। कौन सी कंट्री ने कहा है कि डबल किया जाएगा क्लाइमेट कॉन्ट्रीब्यूशन? इंडिया ने कहा है क्या? नहीं, यूके के द्वारा ये स्टेटमेंट जो है वो दी गई है। अगले 5 सालों में 15.5 बिलियन यूएस डॉलर जो है इसके अंदर लगाए जाएंगे। देन वी डिस्कस्ड अबाउट अपनी टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि थर्ड पार्टी की जरूरत इसके अंदर नहीं पड़ती और कोविड-19 की वजह से इसकी एप्लीकेशन जो है एजुकेशन के अंदर भी आपको देखने को आने वाले टाइम में मिल सकती है। देन ब्लॉकचेन के बाद डिस्कशन हमारा हुआ था पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में। जल्दी से बताएं, ईस्टर्न घाट पे मिलती है, वेस्टर्न घाट पे मिलती है? यस, इट इज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट। और अगर का रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अभी इसकी डिस्कवरी जो है करी है रिसेंटली। देन क्वेश्चन नंबर 9 में हमने देखा था सैन इसिद्रो मूवमेंट कहां का है? जल्दी से बताएं, सैन इसिद्रो मूवमेंट। नहीं दिखा रहा हूं मैं आपको स्लाइड जानबूझ के, सोचे। यस, इट इज फ्रॉम क्यूबा, ध्यान रखिएगा। और यहां पे आप जो स्टेट सेंसरशिप होती है उसका मेंशन कर सकते हैं मेंस के अंदर भी, और क्यूबा की केस स्टडी दे सकते हैं। फाइनली हमारा डिस्कशन हुआ था तीवा ट्राइब्स के बारे में। जल्दी से बताएं कहां पे शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला हुआ है इसे, किस स्टेट के अंदर? इसे मिला हुआ है असम के अंदर। हिल्स और प्लेन्स दोनों जगह पे रहते हैं, और जो इनका पर्टिकुलर फेस्टिवल है दैट इज अ कलचेवा और किलचावा फेस्टिवल, वो भी मैंने आपको उसकी भी एक फोटो जो थी वो दिखाई थी। यहाँ पे पैडी भी मैंने आपको बताया था। जूम कल्टीवेशन क्या होता है वो भी आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। चलिए, तो रिवीजन कंप्लीट होती है। लास्ट टाइम हमने क्रायोजेनिक इंजन के बारे में पूछा था, तो मुझे एक लाइन में बताइएगा क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, और इससे भी इंपॉर्टेंट ये बताइएगा वो 6 कंट्रीज कौन सी है जिनके पास क्रायोजेनिक इंजन अवेलेबल है। उन 6 में से अगर आप एक कंट्री का नाम भी बता दें, इवन दैट विल बी एक्सेप्टेबल। तो 6 कंट्रीज थी, 6 के 6 नाम याद है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता तो गूगल कर लीजिएगा। फिर भी याद नहीं है तो आप एक नाम तो एटलीस्ट मुझे बता ही सकते हैं। क्रायोजेनिक इंजन की जो टेक्नोलॉजी है किसके पास है? मैंने आपको ये भी बताया था कि किस पर्टिकुलर कंट्री ने ये हमें मना करी थी देने के लिए 1990s के दौरान। क्वेश्चन का जो आंसर करना है, मेनी ऑफ इंडियन नेबर्स आर एग्रेसिव इन देयर अप्रोच विच सोर्स आर रिलेशनशिप विद देम। तो बहुत सारे हमारे जो नेबर्स हैं वो काफी आक्रामक है अपनी अप्रोच के अंदर। लेकिन अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो हमारे रिलेशन काफी प्रोडक्टिव है। इस चीज पे आपको कमेंट करना है, तो ये मुझे 150 वर्ड्स में बताइएगा। तो बेसिकली देखिए, पहले अगर हम आज से 10 साल पहले की बात करें, 15 साल पहले की बात करें, मेंस के क्वेश्चन पूछे जाते थे स्ट्रेट अवे कि आप बताएं इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन कैसे हैं, क्वेश्चन मार्क। लेकिन अभी क्या है, इनडायरेक्ट अप्रोच भी फॉलो करी जाती है। तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो आप इसे जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है वहां पर भी सबमिट कर सकते हैं। जिन्होंने सीरीज को सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेन सीरीज के अंदर भी इसे आप सबमिट कर सकते हैं। सो दिस इज द सीरीज। तो लास्ट टाइम जो हमारे विनर है देख लेते हैं। तो बानी मिश्रा ने जो है करेक्ट आंसर दिया है। तो बानी, आप मुझे @prince_luthra के ऊपर बता दीजिएगा कि आपको जो पीडीएफ चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। यहाँ पे अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है, बिकॉज आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि कैसे आपके मार्क्स जो वो इंप्रूव हो रहे हैं। तभी उसे पुराने वीडियोस के अंदर लिखेंगे, 3 महीने पहले जाके देखेंगे, समझ में आएगा कि पहले 4 से 5 का स्कोर आता था, अभी 6 से 7 आ गया है। और मोर इंपॉर्टेंटली जो एलिमिनेशन की टेक्निक होती है वो मुझे समझ में आ गई है। कॉमन सेंस कहां यूज करनी है, नॉलेज कहां यूज करनी है, वो भी चीज मुझे समझ में धीरे धीरे आ रही है। ये सब आपकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। टेलीग्राम के ऊपर आपको इसकी पीडीएफ जो है मिल जाएगी। जितने भी लिंक्स है टेलीग्राम का हो, टेस्ट सीरीज का हो, मॉक टेस्ट सीरीज का, 200 डेज प्रोग्राम का, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वहां से आप उसे प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो मैंने आपको अपना एड्रेस दे दिया है, वहां पर आप मुझे टेलीग्राम कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।